Hi everyone, this is Oshal with Learn Motive and I'm back with another video on humorous. So आज हम पढ़ेंगे humorous के बारे में and whatever I'll be teaching will be from this diagram जो कि है Gray's Anatomy for Students में and जो भी information मैं आपको दूंगा that will be from the notes that I have made from Gray's Anatomy. So just for an overview you can go through the book as well. So let's begin with the bone, the humerus, जो कि आपका एक मेजर पार्ट है आपके आर्म रीजन में. तो हमने पहले शोल्डर रीजन को पढ़ा, अब हम देखेंगे कि शोल्डर रीजन फॉर्म किस तरह कर रहा है एंड हाउ डज इट आर्टिकुलेट्स with the arm through the humerus. So first of all we'll be dividing it into two ends. First one will be the proximal end of the humerus as the diagram states और उसके बाद है इसका distal end जिसको हम आगे पढ़ेंगे. First of all अगर देखा जाए तो this is gonna be the anterior view, means कि अगर मैं आपको सीधा खड़ा करूं and you are facing me, so I'll be having a look on the anterior view of the humerus. The humerus first of all has a head जो कि अगर आप इसकी proper positioning को देखें तो it's gonna be half spherical in shape. It's gonna be medial, not lateral, since it is towards the midline of the body, and it's gonna be superior, that will articulate with the smaller glenoid cavity of scapula. इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हेड के साथ नीचे की तरफ we have this neck. This is the anatomical neck, and furthermore we have a surgical neck as well. तो इसकी जो डिविजन्स हैं बेसिकली इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है. एनाटमिस्ट ने इन्हें एनाटमिकल नेक से इसको डिफ्रेंशिएट किया है और सर्जन्स ने इसे सर्जिकल नेक का नाम दिया है. एंड इसका भी एक रीज़न है जिसको हम आगे क्लिनिकल्स में डिस्कस करेंगे. सो फर्दरमोर ये जो एनाटमिकल नेक है ये आपकी एक नैरो सी कॉन्स्ट्रिक्शन है डिस्टल टू द हेड, और उसी के साथ साथ वी हैव अ ग्रेटर ट्यूबरकल एंड अ लेसर ट्यूबरकल. सो ये दो ट्यूबरकल्स हैं. जो ज़्यादा मीडियल होगा वो होगा लेसर ट्यूबरकल. लेसर ट्यूबरकल इज़ गोना बी मोर मीडियल और ग्रेटर ट्यूबरकल जो होगा दैट विल बी लैटरल टू द बॉडी. अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान एक अदद ग्रूव है जिसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और उसका दूसरा नाम होता है बाइसेपिटल ग्रूव. सो वील बी हैविंग अ लुक ऑन द ट्यूबरकल्स नाउ. ये दोनों ट्यूबरकल्स बेसिकली एक दो प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स हैं इस बोन के, और यहाँ पर आके अटैच होते हैं आपके चार रोटेटर कफ मसल्स. रोटेटर कफ मसल्स बेसिकली वो मसल्स हैं जो आपकी आर्म पर होते हैं और आपकी शोल्डर जॉइंट के बेसिकली जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें उनका मेजर एक रोल होता है. सो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से अटैच होते हैं. अगर देखें तो आपका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है इसको अगर हम यहाँ पर देखें, पोस्टीरियरली देखें आपके ग्रेटर ट्यूबरकल को, तो पोस्टीरियरली आपके पास इसके तीन फेसेट्स होंगे, 3 फेसेट्स. जो सुपीरियर फेसेट होगा इस पे आपका आके अटैच होगा सुप्रास्पाइनेटस मसल, एंड ओरिजिनेट कहाँ से होता है सुप्रास्पाइनेटस? फ्रॉम द सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला. अगर इसके मिडल फेसेट को देखें तो यहाँ पर आके अटैच होगा हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो कि आपका ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला. इसी तरह से इसके इंफीरियर फेसेट को देखें तो इंफीरियर फेसेट पे पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन का एक मसल होता है टीरिस माइनर, जिसे हम पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन में पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट होगा या जुड़ेगा. ठीक है, तो ये आपके हो गए ग्रेटर ट्यूबरकल. अगर हम लेसर ट्यूबरकल की बात करें तो लेसर ट्यूबरकल पे आपका आगे जॉइन होता है सब स्कैपुलरिस मसल फ्रॉम द सब स्कैपुलर फोसा ऑफ द स्कैपुला, और वो यहाँ आगे से आके जॉइन होगा. बाकी तीनों मसल्स पीछे से जॉइन होंगे. इसी तरह से अगर इस लेसर ट्यूबरकल को के दरमियान इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस को हम ऐसे नीचे को लेकर जाएं तो हम ये देखेंगे कि इट इज़ कॉल्ड एज द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेपिटल ग्रूव.
इसके भी तीन देखें, आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, नंबर 1, 2 एंड 3. जो फर्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज द लैटरल लिप क्योंकि ये मोर लैटरल है. द थर्ड वन इज़ द मीडियल लिप क्योंकि ये मीडियल है. और द मिडल वन इज़ द फ्लोर ऑफ द सल्कस. तो अगर हमें इसके अटैचमेंट्स को याद करना है तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरी फेमस निमोनिक लेडी बिटवीन 2 मेजर्स. हम देखें कि यहाँ पर 2 मसल्स हैं जिनके नाम में मेजर आता है, पेक्टोरलिस मेजर एंड टीरिस मेजर, एंड देयर इज़ लैटिसिमस डॉर्साई. सो द लेडी स्टैंड्स फॉर लैटिसिमस डॉर्साई. देखा जाए तो लैटरली आपका अटैच होगा पेक्टोरलिस मेजर मसल. Then on the floor we'll have the lady, the latissimus dorsi, and medially आपका अटैच होगा teres major जो कि यहाँ से आकर इस तरह से अटैच होगा. Furthermore अगर हम इसको distally trace करें तो हमें ये एक tuberosity दिखेगी. This tuberosity, it is called as the deltoid tuberosity. और इसको डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आके आपका जॉइन करता है डेल्टॉइड मसल. जब हम आर्म के मसल्स को या पेक्टोरल रीजन के मसल्स को पढ़ेंगे तो साथ ही हम डेल्टॉइड मसल को भी पढ़ेंगे. सो आई विल डिफाइन दैट लेटर ऑन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अदर थिंग विल बी सीइंग कि आपके बिल्कुल मीडियली इस तरफ आपका अटैच होता है कॉरिकोब्रेकियालिस मसल. अगर देखा जाए तो बेसिकली ब्रेकियालिस जिन भी मसल्स में आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर आर्म. केस अभी हम अपर लिम्ब करें, जब हम लोअर लिम्ब करेंगे तो दैट मे कंफ्यूज यू. तो जिसमें ब्रेकियालिस होगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर आर्म जिसको हम ब्रेकियम भी कहते हैं. तो दिस इज कॉरिकोब्रेकियालिस जो कि ओरिजिनेट होगा फ्रॉम कॉरकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एज द नेम स्टेट्स, एंड इट विल इंसर्ट इनटू द medial aspect of the humerus. So that was about the proximal end of the humerus. अगर हम देखें आगे surgical neck को, as I stated, surgical neck, तो basically surgical neck is oriented in an horizontal plane and it is actually expanded proximal part between the anatomical neck and the shaft. अगर देखा जाए तो हमारा जो डेल्टॉइड रीजन है, डेल्टॉइड रीजन इज़ एक्चुअली दिस रीजन जहाँ पे आपका डेल्टॉइड मसल होता है. तो इसको इनोवेट करेगी, जो इसकी इनोवेशन होगी, इनोवेशन मीन्स कि कौन सी नर्व आके अटैच होगी. तो यहाँ पर आके अटैच होगी एक्सिलरी नर्व. और एक्सिलरी नर्व इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सिला फॉर्म होता है. तो जो नर्व एक्सिला से पास होती है वो होगी एक्सिलरी नर्व. इसी तरह से आपकी जो ब्लड सप्लाई होगी एज आई स्टेटेड अर्लियर वो यहाँ पर होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, क्योंकि ब्लड सप्लाई आर्टरी करेगी. और इसको याद इस तरह से रखा जाता है कि जो वो आर्टरी है वो पोस्टीरियरली घूम के आती है, एंड सर्कमफ्लेक्स मीन्स घूमना, एंड रिलेटेड टू द ह्यूमरस, सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि इस रीजन को पोस्टीरियरली इनोवेट करेगा नर्व और ब्लड सप्लाई करेगी आर्टरी. अब देखा जाए तो जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है दिस इज़ अ मच डेंस रीजन, और इसके नीचे जो है दिस इज़ अ बिट इट्स नॉट डेंस. तो ये जो है दिस इज़ गोना बी मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स. तो यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए, अगर ये बोन ब्रेक कर जाए तो आपकी जो एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज होगी, और एक्सिलरी नर्व जिन जिन मसल्स को इनोवेट करेगी उसकी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी. इसी तरह से अगर आर्टरी कंप्रेस हो जाए या ब्लड सप्लाई रुक जाए तो आपके मसल्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द ह्यूमरस. देखा जाए तो फ्रैक्चर्स एनाटॉमिकल नेक पर भी हो सकते हैं, बट देन इट विल हैव टू ट्रैवर्स थ्रू दिस नेक, और ये बहुत रेयरली ऐसा होता है. सो जस्ट टू मूव onwards towards the distal end of humerus, let us quickly move towards the arm region so that हम उसके distal end को भी पढ़ सकें. This is axilla, it's going to be in the arm region. Okay, just a moment. Alright,
सो यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ गोना बी योर डिस्टल रीजन ऑफ द ह्यूमरस. अब पहले हमने एंटीरियर व्यू किया था. दिस इज़ योर पोस्टीरियर व्यू, जहाँ पे मैंने आपको तीनों ग्रेटर ट्यूबरकल के फेसेट्स को दिखाया था. आपका हेड पोस्टीरियरली ऐसे दिखेगा. अगर मैं आपके शाफ्ट को यहाँ से कट कर दूँ तो आपके एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगी, एंड दैट ट्रायंगुलर शेप विल हैव 3 बॉर्डर्स, एन एंटीरियर बॉर्डर, a medial border that will be towards the middle part and a lateral border. इसी तरह अगर इसके surfaces को देखा जाए तो पीछे की surface कहलाएगी posterior surface, जो surface anterior और medial के दरमियान होगा that will be anteromedial surface, और the other one will be anterolateral surface. अगर देखा जाए तो ये आपके borders और surfaces हो जाएंगे. That is actually necessary to remember. Now, first of all, before moving towards the distal end, I would like to share the side determination and to remember and how to remember which is the anterior and the posterior aspect. So अगर देखा जाए तो posterior aspect को पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है कि आपके जो greater tubercle है वो पीछे की तरफ उसके 3 facets होंगे. Then you will be having a groove posteriorly, जिसको radial groove कहते हैं, and you will have a very big facet जो क्या कहलाता है not a facet, a fossa, that is the olecranon fossa, और आपका trochlea पीछे को आ रहा है. So this is actually the posterior surface. और अगर हम anteriorly देखें तो anteriorly आपके पास you will be having the lesser tubercle, the bicipital groove, the radial fossa, the cornoid fossa, the capitulum and the trochlea, जो कि आपके आगे की तरफ होगा. So that is how you remember the anterior and the posterior views of the humerus. अगर इसकी sides को determine किया जाए तो आप देखें, अगर head medially है और greater tubercle पीछे को है, so that will articulate into your right arm. अगर यही head अगर हम पिछली पिक्चर को देखें तो वो इस तरफ को था और आपकी जो ग्रेटर ट्यूबरकल थी वो लेफ्ट वर्ड्स थी, तो वो आपकी लेफ्ट आर्म का ह्यूमरस थी. ठीक है, तो ऐसे आप उसकी साइड्स को डिटरमिन करेंगे. फर्दरमोर नाउ विल मूव टूवर्ड्स द डिस्टल पार्ट क्विकली. अगर देखा जाए तो आपके पोस्टीरियर सरफेस के सुपीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पर यू विल बी हैविंग a linear roughening, और यहाँ पर आपका अटैच होता है the lateral head of triceps brachii. मैंने आपको बताया था कि ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं. लॉन्ग हेड आर्टिकुलेट करता है आपके इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे ऑफ स्कैपुला, और जो आपका लैटरल हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा विद दिस लीनियर रफनिंग ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे. अगर देखा जाए इसी के नीचे we'll be having this here, we'll be having the surgical neck, और diagonally अगर इसे हम नीचे को ट्रेस करें तो here we'll be having deltoid tuberosity, जहाँ पे deltoid muscle आके अटैच होगा. Here this is called as the radial groove. Why is it called as the radial groove? क्योंकि यहाँ पर आपके आकर अटैच होती है इस ग्रूव के साथ रेडियल नर्व. और याद रखिएगा कि अब मैंने आपको बताया था देयर इज़ एन एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. इन दोनों का नाम आगे आप एक साथ बहुत सुनेंगे. इसी तरह से अगर हम रेडियल नर्व की बात करें तो रेडियल नर्व के साथ आप प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को बहुत सुनेंगे. प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डीप ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि आपके ब्रेकियम में आर्म में बहुत डीपली होती है. तो आप रेडियल नर्व को और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को एक साथ पढ़ेंगे जहाँ भी पढ़ेंगे. अगर देखा जाए तो अगर आपके ह्यूमरस का इस एंड पे कोई फ्रैक्चर हो जाए तो आपकी रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मसल्स को रेडियल नर्व इनोवेट करेगी उसकी मूवमेंट्स जो होंगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी. इसी तरह से आपकी ये आर्टरी भी सप्रेस हो सकती है. इन द मिडल ऑफ द शाफ्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस तरफ आपका कोरिकोब्रेकियालिस मसल आके अटैच होगा, एंड मूविंग मोर डिस्टली योर बोन एक्चुअली फ्लैटन्स, और जब ये फ्लैटन होगी तो यू विल बी हैविंग 2 ridges. One will be the
lateral supracondylar ridge. This is the lateral supracondylar ridge क्योंकि anterior view है. Here you will be having the medial supracondylar ridge. Supra means epicondyle के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ lateral supracondylar ridge है, नीचे जाके ये फॉर्म करेगा lateral epicondyle. इसी तरह से ये नीचे जाके फॉर्म करेगा medial epicondyle. साथ ही हम देखते हैं कि ये कुछ बोनी स्ट्रैप्स यहाँ पे मौजूद हैं. जो स्मॉलर स्ट्रैप है आपका, दिस इज़ द कैपिचुलम. ये कैपिचुलम आपके फोर आर्म में रेडियस के साथ आर्टिकुलेट होगा. इसी तरह से आपका जो ट्रोक्लिया है वो बड़ा एक स्ट्रैप है, बोनी स्ट्रैप. दिस विल आर्टिकुलेट विद द अल्ना ऑफ द फोर आर्म. देखा जाए तो ये पुली शेप्ड होता है और ये मीडियल है टू कैपिचुलम, टूवर्ड्स द बॉडी है. Then secondly we talk about two epicondyles. तो आपकी medial epicondyle basically एक larger bony protuberance होती है. इसको आप फील भी कर सकते हैं अगर आप अपने एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स करें. और जो lateral epicondyle है ये एक्चुअली थोड़ा सा irregular होता है for the muscle attachments और थोड़ा सा small होता है comparatively to the medial epicondyle. और I already told you कि medial epicondyle जो है वो एक palpable bony landmark है. एंड आपकी जो अल्नर नर्व होती है, मैंने आपको बताया था कि जो रेडियल ग्रूव है वहाँ से रेडियल नर्व पास होगी टूवर्ड्स द रेडियस. जो अल्नर नर्व होती है वो यहाँ पे देखें ट्रोक्लिया, क्योंकि अल्ना से आर्टिकुलेट करेगा तो अल्नर नर्व भी यहाँ से होगी. लेकिन अल्नर नर्व आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से जाती है. तो अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो जाए या अगर कुछ मसला हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, तो आपकी अल्नर नर्व भी डैमेज हो सकती है. देखा जाए तो हम आगे आकर आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को पढ़ेंगे. तो आपके जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है, यानी आपके फोर आर्म के आगे के मसल्स, वो ओरिजिनेट होंगे कि सब के सब फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल. और अगर देखा जाए आपके फोर आर्म के पीछे के मसल्स, तो वो ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द एपिकॉन्डाइल्स. नाउ यू विल बी हैविंग द थ्री फोसी ऑफ द ह्यूमरस. नंबर वन विल बी द रेडियल फोसा. आपका रेडियल फोसा ज़रा लेस डिस्टिंक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फोसी, एंड आपके ये कैपिचुलम के ऊपर होता है. ठीक है. इसी तरह आपका कॉरेनॉइड फोसा होता है जो कि रेडियस के एडजेसेंट होता है और इट विल बी सुपीरियर टू द ट्रोक्लिया. इसी तरह ये ट्रोक्लिया पीछे को जाएगा और पीछे एक और एक बड़ा फोसा होता है जो कि होता है ओलेक्रिनॉन फोसा. और ये तीनों फोसा बेसिकली आपके अकोमोडेट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्शंस को जब आपके फोर आर्म की बोन्स मूवमेंट करती हैं एट द एल्बो जॉइंट. बेसिकली ये एंड जो है पूरा ये आपका एल्बो जॉइंट बनाता है व्हेन इट आर्टिकुलेट्स विद द बोन्स ऑफ द फोर आर्म. So that was about it, and if you have any other queries you can just drop them down in the comment box. Otherwise you can also email for the notes as well. And thank you so much for watching the video. If you liked it, do like the video, comment down, share it with your loved ones, and do subscribe to the channel. Thank you so much for watching the video. Take care of yourself. Until next time, bye bye.